नमस्कार दोस्तों, हमें आज हिंदी की क्लास स्टार्ट करनी थी। हिंदी की क्लास में देखिए हमने क्या किया है, हिंदी वर्णमाला का पूर्ण ज्ञान। इस क्लास में जो आज की क्लास है उसमें हमने आपको हिंदी वर्णमाला का पूर्ण ज्ञान देने का पूर्ण प्रयास किया है कि जो भी आपके डाउट्स होते हैं वर्णमाला को लेकर के वो सारे डाउट्स आपके इसमें क्लियर हो जाएं, ठीक है ना। तो आज ही हमारी क्लास 3 है हिंदी की। आई होप कि आपको ये समझ में आए और अच्छे से, और क्लासेस की अपेक्षा ये बहुत अच्छे से समझ में आए। तो हिंदी वर्णमाला का पूर्ण ज्ञान हम लेते हैं, आधा हम ले चुके हैं और आधा अब आगे लेंगे, ठीक है ना। क्लास स्टार्ट करते हैं हम। भाई कल तक हमने स्वरों के बारे में पढ़ा था। स्टार्टिंग में हमने वर्णमाला देखी, उसके बाद में फिर हमने स्वरों का वर्गीकरण देखा और आज जो हम शुरुआत करेंगे वो करेंगे व्यंजनों से। व्यंजनों से देखिए व्यंजन क्या होते हैं। व्यंजन, अगर इसका तोड़ किया जाए, इसको अलग किया जाए तो व्यंजन विशेष प्रकार का अंजन। स्वर हमने देखे थे, ऐसे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं वो स्वर कहलाते हैं, ठीक है। लेकिन जिसमें एक विशेष प्रकार का अंजन लग जाए वह व्यंजन हो जाता है, ठीक है, व्यंजन हो जाता है। ये कह रहे हैं कि स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। इसमें मुख्य बात क्या है व्यंजन में कि ये किसकी सहायता से बोले जाते हैं? स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। एक विशेष प्रकार का इसमें अंजन का जुड़ाव हो गया तो ये बन गया व्यंजन। स्वरों में हमने बात की थी कि वो अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, उन्हें बोलने के लिए किसी व्यंजन वगैरह की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन यहां हम बात कर रहे हैं व्यंजन की, तो ये कह रहे हैं कि व्यंजन क्या होते हैं? ऐसे वर्ण जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं वह व्यंजन कहलाते हैं, ठीक है ना। अब ये कहते हैं कि अ के बिना व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं है। हम वर्णमाला में पढ़ते हैं कै पढ़ा, गे पढ़ा, मैं पढ़ा, ये व्यंजन हम बोल रहे हैं, ये सब व्यंजन है। लेकिन व्यंजन क्या? हमने कहा था ना कि स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। तो स्वर की सहायता से ये कैसे बोले जाते हैं? भाई इन सब में स्वर लगा हुआ है। इन सब में स्वर कैसे लगा हुआ है? देखिए ये व्यंजन तो ये है, हलंत लगा हुआ, ठीक है। और ये देखिए तो ये जितने भी पूर्ण हमें व्यंजन दिख रहे हैं, वर्णमाला व्यंजन कॉन्सोनेंट जो दिख रहे हैं, उनका अ के बिना व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं है। हम गे पढ़ रहे हैं, मैं पढ़ रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं, ले पढ़ रहे हैं, ये जितने भी व्यंजन है इन सब में अ स्वर जुड़ा हुआ है, लगा हुआ है, ठीक है। तो पहली बात कि स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। दूसरी बात कि अ के बिना व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं है। अब ये कह रहे हैं कि व्यंजनों की संख्या 33 मानी जाती है। व्यंजनों की संख्या 33 मानी जाती है और द्विगुण व्यंजन ळे और ढे को जोड़ देने पर इनकी संख्या 35 हो जाती है। ये वही कंडीशन आ गई कि जो हमारे स्वर थे वो 11 और 2 अयोगवा जोड़ने पर कितनी संख्या हो जाती है? 13 हो जाती है, ठीक है ना। वही कंडीशन यहां भी लागू हो रही है। देखिए व्यंजनों की संख्या जो है वो 33 है, लेकिन द्विगुण व्यंजन मिलने पर या जोड़ने पर क्या होता है? इनकी संख्या 33 से कितनी हो जाती है? 35 हो जाती है। ये व्यंजन के बारे में है जिसमें विशेष प्रकार का अंजन लग जाता है। देखिए व्यंजनों का वर्गीकरण। अब हमें व्यंजनों को भी कई वर्गों में विभाजित किया गया है। व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, किस तरह से होते हैं, कितने वर्गों में होते हैं, वो सारी बातें हमें वर्गीकरण के अंतर्गत जानने को मिलेंगी, ठीक है। तो व्यंजनों का हमें वर्गीकरण करना है।
पहली बात आती है कि स्पर्श व्यंजन, ये कल भी बताया गया था लेकिन आज ये वर्गीकरण के अंतर्गत बात आ रही है। तो स्पर्श व्यंजन ये कह रहे हैं कि उच्चारण स्थान के आधार पर स्पर्श व्यंजन के वर्ग हैं। अगर वर्ग की बात आए, कितना वर्ग की बात, तो स्पर्श व्यंजन के जो वर्ग बनते हैं वो 5 बनते हैं। पहला कै वर्ग, दूसरा च वर्ग, तीसरा ट वर्ग, चौथा त वर्ग और 5वां प वर्ग। स्पर्श व्यंजन में स्पर्श व्यंजन 25 बताए गए थे, स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 थी और उसमें जो वर्ग थे वो कितने थे, 5 थे। और एक वर्ग में 5 ही व्यंजन मिलेंगे, तो 5 पंजे 25 हो गया। कै वर्ग कंठीय, उच्चारण स्थान के आधार पर, उच्चारण जब हमने किया इसका तो स्थान क्या रहा, जो पूरा कै वर्ग है, कै खे गे घे अंगा, इसका उच्चारण स्थान रहा कंठीय। चे छे जे झे उए, ठीक है, ये चे वर्ग है और चे वर्ग का उच्चारण स्थान रहा तालव्य। तालु में बात, तालु पे लगती है, तालु से लगते हैं, ठीक है, इनका उच्चारण होता है। उसके बाद टे ठे डे ढे णे, इसकी स्थिति आती है उच्चारण स्थान में मूर्धा, ये मूर्धा से लगते हैं, टे ठे डे ढे, ठीक है ना, अग्रभाग से लगते हैं। तो ये टे वर्ग जो है वो मूर्धन्य व्यंजन हो गए। नेक्स्ट है ते थे दे धे ने, ये हमारे होते हैं दंती व्यंजन। इसका उच्चारण करके कल बताया गया था, दांत से लगते हैं जब इनका उच्चारण होता है, ठीक है। ते थे दे धे ने, तो ये दंतीय हो गए हैं। ते वर्ग हमारा दंतीय कहलाता है और पे वर्ग जो है वो उसका उच्चारण स्थान ओष्ठ यानी कि होठ से लगता है, होठ से उच्चारण होता है। कैसे, पे फे बे भे मैं, इन सब का उच्चारण स्थान ओष्ठ है, होठ है। तो जो पे वर्ग है वो ओष्ठ। तो ये इस तरह से हमारे ये 25 स्पर्श व्यंजन हो गए, 25 स्पर्श व्यंजन। अब सवाल जो बनता है, एक्चुअली क्या था, टेट वगैरह की तैयारी करते हैं काफ़ी लोग, ठीक है ना, तो उनकी तैयारी में इस टाइप से सवाल आ जाते हैं, बड़े डीपली प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है ना। देखिए क्या कह रहे हैं कि स्पर्श में, ठीक है, स्पर्श व्यंजन में पीछे से आगे की ओर जाने का क्रम है। जब उच्चारण किया जाता है तो उच्चारण पीछे से आगे की ओर जाने का क्रम, ठीक है ना। स्पर्श में पीछे से आगे की ओर जाने का क्रम क्या है, जब हम उच्चारण करेंगे तो पीछे से शुरुआत होगी, फिर आगे आगे फिर आगे तक बात आएगी, ये मुंह तक बात आ जाती है। देखिए शुरुआत की है पीछे से आगे के क्रम में कंठ सबसे पहला, उसके बाद में तालव्य, तालव्य के बाद मूर्धा से आवाज आती है, मूर्धा के बाद दंतीय और दंतीय के बाद ओष्ठ्य। उच्चारण स्थान को देख करके ही ये वर्णमाला तैयार की गई है। ऐसा नहीं कि पहले कोई सा वर्ग रख दिया कि पहले आप टे वर्ग पढ़ लें या पे वर्ग पढ़ लें, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। पहले आप के वर्ग ही देखते हैं वर्णमाला में, फिर चे वर्ग होता है, फिर टे वर्ग। तो उच्चारण स्थान के आधार पर इन्हें लिया गया है। तो सबसे पहला जो पीछे भाग रहता है, उच्चारण स्थान जो रहता है वो रहता है कंठे का, तो पूरा के वर्ग आ जाएगा। उसके बाद थोड़ी आगे बात आती है तालव्य व्यंजन, तालव्य तालु से लगती है बात, उच्चारण। उसके बाद में मूर्धा आगे, फिर दांत की बात आती है, ठीक है, दंतीय, और आगे जो सबसे आगे रहता है वो रहता है ओष्ठ। यहाँ आकर के हमारे स्पर्श व्यंजन, ठीक है ना, 5 वर्ग पूरे हो जाते हैं। तो इस विकास क्रम को ध्यान रखिएगा कि स्पर्श व्यंजन जो होते हैं उनका उच्चारण स्थान के आधार पर क्रम क्या रहता है। तो पहला कंठीय, फिर तालव्य, मूर्धन्य, दंतीय और ओष्ठ्य, ये इस तरीके से बनता है। जो मुंह की कंडीशन बनती है वो ऐसे करके, ठीक है। कंठे से बात आएगी, कंठ रहेगा, फिर उसके बाद में तालु, ठीक है, तालु के बाद मूर्धा, मूर्धा के बाद दंत और दंत के बाद ओष्ठ। तो पीछे से आगे का क्रम, और आगे से पीछे का क्रम करना हो तो ये बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा, इसके विपरीत हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम व्यंजनों का वर्गीकरण कर रहे थे, स्पर्श व्यंजन हमने पढ़ लिए हैं, आगे देखते हैं। अब जितने भी हमने व्यंजन पढ़े हैं
उनका जो वर्गीकरण है, जो हम उनको बांटते हैं स्पर्श व्यंजन को, वो कैसे बांटते हैं? पहला आता है प्राण के आधार पर। प्राण, प्राण का मतलब ये वायु से है। यहाँ पर प्राण का मतलब होता है वायु। वायु के आधार पर जब हम उच्चारण करेंगे व्यंजनों का, तो कुछ व्यंजनों से तो जो वायु है वो कम निकलेगी और किसी से ज़्यादा निकलेगी। दो ही बातें होती हैं, या तो कम वायु होगी और या फिर ज़्यादा वायु निकलेगी। तो प्राण के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण किया गया है। इसमें क्या होता है? प्राण के आधार पर दो भागों में बांटा गया है व्यंजन को। पहला तो अल्प प्राण और दूसरा हुआ महाप्राण। वही प्राण का अर्थ हम समझ गए, वायु। अब अल्प का मतलब कम, थोड़ा, ठीक है ना, थोड़ा, कम, और महा का मतलब ज़्यादा, अधिक, बहुत, ये हम कह सकते हैं। तो अल्प प्राण क्या होते हैं? ये कह रहे हैं कि इनमें कम वायु की आवश्यकता होती है। मतलब ऐसे व्यंजन जिनमें कम वायु की आवश्यकता होती है वे अल्प प्राण में जाते हैं। महाप्राण की स्थिति क्या रहेगी? महा ज्यादा प्राण लगने हैं, वायु ज्यादा निकलनी है, तो इनमें अधिक वायु की आवश्यकता होती है, वो महाप्राण कहलाते हैं। अब अल्प प्राण की डेफिनेशन में पता चल गई, परिभाषा की अल्प प्राण क्या होता है। लेकिन इसमें व्यंजन कौन कौन से आते हैं? सवाल ये भी बन जाता है कि अल्प प्राण मतलब कौन कौन से व्यंजन अल्प प्राण है या नहीं है। तो देखिए, प्रत्येक वर्ग आप जानते हैं कितने वर्ग है? 5 वर्ग। तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां व्यंजन क्या होता है? अल्प प्राण की श्रेणी में जाता है। अब या तो आप पहला, दूसरा, तीसरा याद रखें, ठीक है, नहीं तो आप ये कोड याद रख लीजिए, अल्प प्राण 135। अल्प प्राण 135, पहला, तीसरा और 5वां वर्ण जो होगा वो अल्प प्राण के अंतर्गत जाएगा। इसमें जो है प्राण जो है, जो वायु है, वो कम, वायु की आवश्यकता हमें कम होती है। अब ये कह रहे हैं कि महाप्राण की यदि हम बात करें तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन जो है वो महाप्राण कहलाता है। अगर हम प्राण के आधार पर बांट रहे हैं व्यंजनों को, तो वो दो भागों में बांटते हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। तो अल्प प्राण में तो 135 कोड का यूज करेंगे, पहला, तीसरा और 5वां वर्ण, और जो बचा है, ठीक है, क्या बचा? 24, ये महाप्राण के अंतर्गत आ जाएगा। इसके अलावा की बात आ रही है, जो हमने अंतस्थ व्यंजन पढ़े थे, जो हमने ऊष्म व्यंजन पढ़े थे, जो हमने स्वर पढ़े थे, उन सारे सवालों के जवाब हमें इस चार्ट में मिल जाएंगे कि कौन सा अल्प प्राण है, कौन सा महाप्राण है, ठीक है ना। देखिए, अंतस्थ व्यंजन की बात आ रही है, पहला, तीसरा, 5वां समझ में आया, उधर दूसरा, चौथा, तो इस तरीके से हमारे 5 वर्ण कंप्लीट हो गए। अंतस्थ व्यंजन में हमने क्या देखा था? ये, रे, ले और वे, ठीक है, ये, रे, ले, वे, ये भी जो अंतस्थ व्यंजन है, ये भी किसके अंतर्गत आते हैं? ये भी अल्प प्राण के ही अंतर्गत आते हैं। आप बोल के देखिएगा, वायु की आवश्यकता इसमें कम पड़ेगी। ये, रे, ले, वे एकदम बोल दिए गए, वायु को पता ही नहीं चला, ठीक है ना। तो अल्प प्राण के अंतर्गत हमारे अंतस्थ व्यंजन भी आते हैं। उसके बाद में ळे, जो हमने द्विगुणी व्यंजन पढ़े थे, ठीक है, द्विगुणी व्यंजन, एक ळे था और एक ढे था। अब इसमें कौन सा अल्प प्राण है और कौन सा महाप्राण है, कैसे पहचान करेंगे? देखिए, बोल के देखिए, इसमें और इसमें फर्क है बोलने में। ळे और एक ढे, तो ळे में जो है वो वायु कम निकल रही है, ळे, और ढे की जो स्थिति है उसमें वायु ज्यादा निकल रही है, तो ये अल्प प्राण में जाएगा, और ये जो ढे है ये महाप्राण में जाएगा। आपको ऐसे देखने से फर्क समझ में नहीं आएगा, आपको बोलना पड़ेगा। बोल के देखिए, ळे में एकदम अल्प प्राण है, ठीक है, और ढे में वायु ज्यादा निकल रही है, ठीक है ना, इस बात का आप ध्यान रखें। इसके अलावा भाई व्यंजन तो हमारे सारे कंप्लीट हो गए। बात आती है स्वरों की। जितने भी हमने स्वर पढ़े थे, ठीक है, वो किसके अंतर्गत जाते हैं? अल्प प्राण में या महाप्राण में?
ठीक है, स्वरों से भी तो हम बात कर लेते हैं। तो जितने भी स्वर हैं यानी कि सभी स्वर जो होते हैं वो अल्प प्राण होते हैं, उनमें भी वायु की आवश्यकता इतनी नहीं पड़ती, बहुत कम आवश्यकता पड़ती है। आप बोल के देख लीजिएगा, ठीक है। अ आ ई उ री, वायु को पता ही नहीं चल रहा, ठीक है ना, कम वायु निकलती है, ज्यादा वायु नहीं निकलती। तो जितने भी स्वर हैं वो हमारे अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं। बात करते हैं महाप्राण की। महाप्राण की देखिए, ये कह रहे हैं कि प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा, वो जो 24 कोड बताया था वो हो गया। इसके अलावा सभी संघर्षी व्यंजन। अब ये संघर्षी व्यंजन क्या होते हैं, इसी को ही आपने पढ़ा होगा ऊष्म व्यंजन, यही पढ़ा होगा ऊष्म व्यंजन। तो ऊष्म कह लीजिए या संघर्ष, जो ऊष्मा दे रहे हैं। अब ऊष्मा कैसे निकलेगी, जब हम संघर्ष करेंगे तभी तो ऊष्मा उत्पन्न होती है, ठीक है ना। तो ये दोनों ही एक हैं, ऊष्मा आ जाए या संघर्षी, मतलब दोनों का ही एक हुआ, ठीक है। तो सभी संघर्षी व्यंजन या सभी ऊष्म व्यंजन जो होते हैं वो महाप्राण, आप उनको बोल के देखिए, प्राण की जो आवश्यकता है वो अधिक होती है इसमें, ठीक है। जैसे श, से, है, ये सभी संघर्षी व्यंजन इसके अंतर्गत आ गए हैं। इसके अलावा जो ळ द्विगुणी व्यंजन में ळ जो था वो अल्प प्राण में जाएगा और जो ढ था वो महाप्राण के अंतर्गत जाएगा, ठीक है ना। तो ये ढ की स्थिति जो आएगी ये महाप्राण के अंतर्गत आती है। कभी भी आपको कंफ्यूजन लगे अल्प प्राण में क्या क्या आता है, महाप्राण में, तो हमने सारी ही बातें इस चार्ट में समझा दी हैं आपको। ये सब आपको अलग अलग मिलेगा, कहीं कुछ मिलेगा कहीं कुछ मिलेगा, लेकिन जब आप अल्प प्राण या महाप्राण पढ़ेंगे तो उसमें आपके स्वर भी दे दिए गए हैं, व्यंजन भी दे दिए गए हैं, द्विगुणी भी दे दिए गए हैं, अंतस्थ भी दे दिए गए हैं, ऊष्म भी दे दिए गए हैं। ये अलग अलग मटेरियल होता है, इकट्ठा नहीं मिलता है कहीं भी, ठीक है ना, एकदम से समझ में भी नहीं आता। तो जब भी आप प्राण पढ़ेंगे प्राण के आधार पर, ठीक है ना, तो इसमें अल्प प्राण में आपको सारी ही बातें एक साथ मिल गई हैं, ठीक है ना। अब इसमें कोई डाउटफुली रहा नहीं है ऐसा कुछ जो बच गया हो, सभी आ गए लगभग, स्पर्श व्यंजन आ गए हैं, अंतस्थ आ गए हैं, द्विगुणी आ गए हैं, यहाँ तक कि इसमें स्वर भी हमने ऐड कर दिए हैं। तो प्राण के आधार पर स्थिति रहती है ये स्वरों का व्यंजनों का दूसरा वर्गीकरण। जो व्यंजन हम पढ़ रहे हैं, व्यंजनों का दूसरा वर्गीकरण कैसे होता है, स्वर तंत्रियों के आधार पर। अब स्वर तंत्रियां क्या, वही जहां से वही तंत्र, ठीक है, जहां से हमने स्वर पढ़े थे, स्वर हमारे ध्वनि जो हमारी निकल रही थी वहीं से तो व्यंजन भी निकलेंगे, ठीक है। तो स्वर तंत्रियों के आधार पर की बात आ रही है, व्यंजनों का दूसरा वर्गीकरण। जब हम स्वर तंत्रियों की बात करते हैं तो यहाँ पर भी जो व्यंजन है वो दो भागों में बंट जाते हैं, एक तो अघोष और दूसरा घोष। या तो घोष से समझिए या सघोष, स अगर लगा दिया है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई परेशानी नहीं होगी इससे, ठीक है, घोष और सघोष। लेकिन अ लग जाए, देखिए हिंदी में जब भी किसी शब्द के आगे अ लग जाता है, ये उपसर्ग है, ठीक है ना, अ जब भी लग जाता है तो इस आ का मतलब होता है नहीं। नहीं कैसे, हमने कहा भाई सत्य, ठीक है, बात सच है, सत्य है, लेकिन अगर हम सत्य से पहले अ लगा दें, अ उपसर्ग लगा दें, तो वो क्या हो जाएगा, नहीं में, यानी कि सत्य नहीं है, असत्य, ठीक है ना। तो यहाँ तो घोष होता है और यहाँ पर जब अ लग गया है तो जो घोष नहीं होता। अब ये घोष क्या, अघोष क्या और सघोष क्या, देखिए इसमें ये कह रहे हैं अघोष क्या होता है कि इसमें स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता, स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता, क्योंकि हम अ लगा चुके, अघोष की बात कर रहे हैं हम, ठीक है ना। अघोष क्या होता है कि इनमें स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता, और घोष या सघोष वो होते हैं जिनमें स्वर तंत्रियों में कंपन होता है। घोष के साथ हो रही है ना, घोष है या फिर घोष के साथ, सैव का मतलब सहित है, ठीक है, सहित होता है, कंपन होता है। अब इसमें देख लेते हैं कौन कौन से व्यंजन आते हैं। भाई कंपन, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा, यानी कि कोड के हिसाब से अगर हम देखें तो ये बनता है हमारा, ठीक है, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन, पहला और दूसरा 12 जो है वो हमारा अघोष रहेगा।
अघोष व्यंजन कौन से होते हैं? सीधा सीधा हम कह सकते हैं 12। 12 का मतलब पहला और दूसरा व्यंजन। पहला दूसरा व्यंजन जैसे हम बात करें के, खे, स्वर तंत्रियों में इसमें कंपन नहीं होता। लेकिन जब हम कहेंगे गे, घे, अंगा, तो घर्षण स्वर तंत्रियों में अंदर क्या होता है? कंपन होता है। तो गे, सॉरी, क्या खे, गे, घे और अंगा, भाई यही तो बात कर रहे हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा व्यंजन, और घोष सघोष में क्या होता है? प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा व्यंजन। तो 345 कोड बन जाएगा। घोष अघोष की यदि हम बात करें तो घोष 12 और बाकी जो बचा 345 वो घोष या सघोष में जाता है। अल्प प्राण में हमने क्या कहा था? अल्प प्राण 135 और जो महाप्राण है वो 24, इस तरह से, ठीक है ना। अगला ये कहते हैं भाई 25 वर्ग हमारे ऐसे कंप्लीट होंगे, चाहे हम टे वर्ग ले लें। टे और ठे जो हैं वो हमारे अघोष हैं। टे ठे में कोई स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं हो रहा। लेकिन जब हम कहेंगे टे ठे, डे, ढे, ने, ठीक है, तो इसमें स्वर तंत्रियों में कंपन होता है, तो वो घोष या सघोष व्यंजन कहलाते हैं। ये अघोष हैं। इसके अलावा जो हम ऊष्म व्यंजन पढ़ते हैं वो किसके अंतर्गत जाते हैं? अगर हम स्वर तंत्रियों के आधार पर बात करें तो, ठीक है, तो ऊष्म व्यंजन जो है हमारे, जो शे, देखिए यहाँ पर ब्रैकेट में लिख दिया गया है ऊष्म व्यंजन। हालांकि 4 है, इसमें है भी शामिल है, लेकिन यहाँ ऊष्म व्यंजन जो है वो शे, से और से, ये 3 ही दे रखे हैं, इसलिए ब्रैकेट में लिख दिया गया है कि आप कुछ गलती इसमें ना करें। है को घोष में लेकर के गए, ठीक है ना। तो ऊष्म व्यंजन कौन कौन से? शे, से और से जो हैं वो अघोष में जाते हैं। इनमें कोई स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता। लेकिन जब हम है बोलते हैं ना, है, तो है वाली स्थिति जो होती है वो स्वर तंत्रियों में कंपन करती है। तो है की स्थिति आ जाएगी यहाँ पर। अब ऊष्म व्यंजन भी हो गए तो बचे क्या? अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन की स्थिति ये, रे, ले, वे, कंठ में क्या हो रहा है? स्वर तंत्रियों में कंपन होता है। ये, रे, ले, वे, ठीक है ना। ये, रे, ले, वे, तो अंतस्थ व्यंजन सब किसके अंतर्गत जाते हैं? घोष या सघोष के अंतर्गत जाते हैं। इसके अलावा ळे और अढ़े स्वर तंत्रियों में कंपन हो रहा है। वायु की बात नहीं चल रही, यहाँ पर फर्क है, ठीक है। वहां अलग, ये अलग अलग हो गए थे, लेकिन यहाँ पर घोष सघोष की बात आ रही है। बोल के देखिए, रे, रे, तो स्वर तंत्रियों में कंपन हो रहा है। तो ळे और ढ़े जो है हमारे द्विगुणी व्यंजन, वो भी कैसे व्यंजन है? घोष या सघोष व्यंजन है। इसके अलावा जितने भी हमारे स्वर हैं, ये लिखा हुआ है सभी स्वर, तो सभी स्वर जितने भी हैं हमारे वो कैसे हैं? अघोष हैं या घोष हैं? घोष हैं। घोष का मतलब है कि स्वर तंत्रियों में कंपन होता है। अ, आ, ई बोल के देखिएगा, स्वर तंत्रियों में कंपन होगा, ठीक है। तो ये स्वर तंत्रियों के आधार पर दूसरा वर्गीकरण हो गया। ये 2 तरह से हो गया। अब बात करते हैं हमारे अंतस्थ व्यंजन के बारे में। हम और जानकारी ले लेते हैं। जैसा कि हम जानते हैं ये, रे, ले, वे की बात आती है, लेकिन कुछ प्रश्न अलग से बनते हैं। अब जो आयोग की तरफ से प्रश्न आ रहे हैं वो थोड़े डीपली प्रश्न आ रहे हैं, ठीक है ना। अंतस्थ, मैंने पहली क्लास में ही बताया था कि अंतः का मतलब जो अंदर और स्थ का मतलब होता है स्थित, जो अंदर ही स्थित रहते हैं, ठीक है। देखिए, इन वर्णों का उच्चारण पारंपरिक स्वरों व व्यंजनों के बीच स्थित होता है। ये, रे, ले, वे बोल दिया जाता, पता ही नहीं चलता, ठीक है ना। तो अंतस्थ जो अंतः स्थित होते हैं, अंदर स्थित होते हैं। ये नोट देखिए, हाँ ये 4 हो गए, ये, रे, ले, वे, ये हमारे अंतस्थ व्यंजन हो गए। अब अंतस्थ व्यंजन में भी जो अलग से प्रश्न बन के हमारे सामने आते हैं उस पर हमें थोड़ा ध्यान देना है, और वो कौन कौन से होते हैं देखिए। ये और वे, ये और वे, इन्हें अर्ध स्वर कहा जाता है। इन्हें अर्ध स्वर, ये पूरे स्वर नहीं है, इन्हें आधा स्वर, आधा स्वर, क्योंकि जब हम इन्हें बोलते हैं तब लिखने की बात नहीं आ रही है, ठीक है ना।
ये अर्ध स्वर होता है बोलने के हिसाब से। ध्वनि जो कभी स्वर होती है तो कभी व्यंजन होती है। ये कभी कभी सुनने में कहते हैं ये बोला कि यह बोला, क्या बोला था, ठीक है, वह क्या बोला, ऐसा हो जाता है, ठीक है ना। तो ध्वनि जो कभी स्वर होती है तो कभी व्यंजन होती है। व्यंजन में तो ये खुद आ गए, लेकिन कभी कभी ये ध्वनि जो होती है वो स्वर की साउंड भी देती है, तो वहाँ स्थिति डगमगा जाती है कि स्वर सुना या फिर व्यंजन सुना, तो अर्ध स्वर कहलाते हैं, ठीक है। इसी में ही तो ये हुआ और वह, ये दोनों जो अंतिम में है ये कैसे स्वर कहलाते हैं हमारे, कैसे व्यंजन है, अर्ध स्वर भी इन्हें कहा जाता है। इसके अलावा रे की स्थिति क्या है, रे से कैसे प्रश्न बनता है। हिंदी वर्णमाला में लुंठित व्यंजन कौन सा है, केवल एक लुंठित व्यंजन। अब लुंठित क्या होता है, भाई सीधा सीधा सवाल है। अब लुंठित बताएंगे तो तभी ना, जवाब तो तभी देंगे जब सवाल में हमें पता होगा कि क्या पूछ रहे हैं। रे को लुंठित व्यंजन कहा जाता है। लुंठित क्या होता है, जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो जीभ तालु को लुढ़क कर स्पर्श करती है। रे बोल के देखिएगा, रे, ठीक है, रवि, तो रे रगड़ खा रही है, लुढ़क गई है एकदम, ठीक है ना। तो उच्चारण में जीभ तालु से लुढ़क कर स्पर्श करती है तो ये लुंठित हो जाती है। लुंठित, लुढ़क कर स्पर्श हो गई, ठीक है ना। तो ये रे जो है, अब देखिए ये बोलिए तो इतना फर्क नहीं लग रहा, वे भी ठीक ठाक है, ले बोलेंगे तो भी ठीक, लेकिन जब हम बोलते हैं रे तो रे रगड़ खा गई, लुढ़क गई है हमारी जीभ तालु से, ठीक है ना। तो ये हमारा लुंठित व्यंजन कहलाता है। रे अंतस्थ व्यंजन तो है ही, लेकिन इसके अलावा जो प्रश्न बन के आ रहे हैं अब वो इस तरह से आ रहे हैं कि हिंदी वर्णमाला में अर्ध स्वर कितने, ठीक है। तो अर्ध स्वर की बात आ जाए तो ये और वे, और लुंठित की बात आ जाए, लुढ़क करके जीभ तालु से स्पर्श करती है तो वो लुंठित में आ जाएगा रे। अब एक और रह गया इसमें ले के लिए प्रश्न क्या बनता है। ले को हम कहते हैं पार्श्विक व्यंजन, लिखा हुआ मिलेगा ले जो है वो पार्श्विक व्यंजन। पार्श्विक को तोड़िए कि ये कहना क्या चाह रहे हैं हमसे। पार्श्विक बना है पार्श्व से, और पार्श्व का मतलब, अब आधा तो पार्श्व नहीं समझ में आया होगा कि पार्श्व को क्या कहें, ठीक है। देखिए पार्श्विक तो हम तब कहेंगे जब हमें पार्श्व का मतलब पता होगा, और पार्श्व का मतलब होता है बगल से, साइड से, ठीक है। पार्श्व का मतलब बगल से या साइड से, किनारे से। उच्चारण में हवा जीभ के पार्श्व से निकलती है। बोल के देखिए ले, यहाँ से बोल इधर को रहे हैं, लेकिन वायु जो हवा है वो कहाँ को निकल गई, जीभ इधर को आई ले, और वायु किधर से निकल गई, पार्श्व से निकल गई। पार्श्व यानी कि साइड से निकल भी गई। रे में जीभ लुढ़क गई थी तो लुंठित हुआ, ठीक है। रे में क्या हो रहा है, पार्श्व से निकली है, बगल से निकली है, ठीक है। तो उच्चारण जब हमने किया किसका, ले का, तो ले बोल तो इधर से रहे, जीभ इधर है, और हवा कहाँ से निकली, साइड से, जीभ के बगल से निकल गई है, तो ये हमारा पार्श्विक व्यंजन भी कहलाता है, ठीक है। तो अंतस्थ व्यंजन तो हमारे 4 हैं, ठीक है, लेकिन अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत भी आपको ध्यान रखना है, ये अर्ध स्वर भी कहलाता है, रे लुंठित कहलाता है, ले पार्श्विक कहलाता है, और जो वे है वो भी अर्ध स्वर ही कहलाता है। इस तरह से आपके सवाल बन जाएंगे। अब बात करते हैं ऊष्म व्यंजन की। ऊष्म, वही बात आ गई, ऊष्म या संघर्षी व्यंजन अभी बताया गया था। ऊष्मा, जब संघर्ष करेंगे तभी ऊष्मा उत्पन्न होगी। देखिए जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु मुख में किसी स्थान विशेष पर घर्षण, रगड़ खाकर निकलती है, तो वो मतलब रगड़ खाकर निकले और ऊष्मा या गर्मी पैदा करे, वो हमारे ऊष्म या संघर्षी व्यंजन हो जाते हैं। फर्क है, जब हम उच्चारण करेंगे हमें तभी और अच्छे समझ में आएगा। बोल के देखिए, से है, ठीक है ना। तो ये किसी न किसी स्थान विशेष से क्या कर रही है, वायु जो है मुख से घर्षण कर रही है, रगड़ खा रही है, ऊष्मा उत्पन्न हो जाती है। मैंने पहले ही बताया था कि मुंह क्या हो जाता है, बोलते हुए गर्म हो जाता है। बोल के देखिएगा एक साथ, से है, एकदम गर्मी सी आ जाएगी, ठीक है ना। तो ऊष्मा पैदा करे या गर्मी पैदा करे, वही जो ऊष्मा पैदा करे वो ऊष्म व्यंजन हो जाते हैं, ठीक है।
अगला सवाल, हमने द्विगुणी व्यंजन पढ़े थे वर्णमाला में, ये सब मैंने आपको बता दिया था कि 13 व्यंजन 13 स्वर कैसे हुए, 11 कैसे हुए और 41 कैसे थे, 14 कैसे, ये सब मैंने आपको पहली वीडियो में, आप पहली वीडियो देखिएगा, मैंने उसमें सब बता दिया था। देखिए उत्क्षिप्त, इसी को द्विगुणी भी कहा गया था। इसमें थोड़ी सी बात ये देखनी है कि ळ और ढ़ जो है वो हिंदी के विकसित व्यंजन है, हिंदी के विकसित व्यंजन है, ये संस्कृत में नहीं थे। अच्छा, एक सवाल ये है कि हम ळ और ढ़ की बात कर रहे हैं, ये कौन से वर्ग में जाएंगे? अगर हम इनको रखना चाहें, इनके लिए किसी वर्ग में अगर हमें जाना पड़े तो हम कौन से वर्ग में जाएंगे? कौन से वर्ग में जाएंगे बताएं? देखिए ये स्थिति है हमारे सामने, ळ और ळ भी देख लीजिए, इससे आपको उच्चारण स्थान भी पता चल जाएगा द्विगुणी व्यंजन का उच्चारण स्थान क्या है। ठीक है, ळ और ढ़ यही स्थिति है, यही से बना है ळ और यही से बना है ढ़, तो ळ और ढ़ दोनों का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? मूर्धन्य, मूर्धा हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये हिंदी के विकसित व्यंजन हुए। अब लास्ट चलता है हमारा अयोगवाह। अयोगवाह, इससे रिलेटेड सवाल भी किया गया था कि मैम हिंदी लूसेंट, चलिए वो सवाल तो मैं भी आपके सामने बाद में रखूंगी। अयोगवाह, इसको जरा तोड़ लें हम। अ अलग, योग अलग और वाह अलग। अयोगवाह इन्हें क्यों कहा गया? इन्हें अयोगवाह की श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, कभी स्वर बन जाते हैं, कभी व्यय बन जाते हैं। देखिए कह रहे हैं कि ना तो ये पूरी, आ का मतलब मैंने बताया था आपको अभी, नहीं। योग का मतलब होता है कि ना तो इन्हें पूर्ण रूप से स्वर कहा जाता, ना तो ये पूरी तरह से शामिल हो रहे हैं स्वर में, और ना ही पूरी तरह से ये शामिल हो रहे हैं व्यंजन में। ठीक है, अयोग कर रहे हैं, योग नहीं बन पा रहा है इनका, तो ये अयोग हो गए। लेकिन अयोग है, इनका जोड़ा नहीं बन पा रहा, उसके बाद भी ये वहन, वहन का मतलब होता है कि प्रयोग में लाई जा रहे हैं। ठीक है, अयोग, ना तो ये स्वरों से योग बना पा रहे हैं, ना व्यंजनों से योग बना पा रहे, कभी इधर कभी उधर, योग नहीं बन रहा, नहीं बन रहा। लेकिन उसके बाद भी ये वाह यानी कि वहन, वहन का मतलब होता है प्रयोग में लाए जा रहे हैं, इनका तब भी प्रयोग किया जाता है। तो एक काम कीजिए, इन्हें यही नाम दे दीजिए, अयोग वाह। और अयोग वाह जो हमारे हिंदी वर्णमाला में आते हैं वो दो ही है। ठीक है, एक तो है अनुस्वार और एक है विसर्ग। कहने का मतलब है कि अंग और अह, ठीक है, ये अनुस्वार, ये अनुस्वार की स्थिति है, ये विसर्ग की स्थिति है। अब इसमें ये कह रहे हैं कि इसको क्या बोलते हैं, ये जो ये बात आई है, नुक्ता सा जो लगा हुआ होता है ऊपर, शीर्ष बिंदु वाला वर्ण किसे कहा जाएगा? तो ये शीर्ष बिंदु वाला वर्ण भी कहलाता है। मतलब जिसके क्या होता है, शीर्ष पर बिंदु हो, ये ऊपर ही तो है बिंदु शीर्ष पर, तो ये शीर्ष बिंदु वाला वर्ण भी कहलाता है। कौन सा? अनुस्वार, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और अनुस्वार हमारा कैसा व्यंजन कहलाता है? अयोग वाह, अयोग वाह वर्ण है ये। दूसरा आता है विसर्ग। विसर्ग, विसर्ग में हम क्या करते हैं, देखिए अ हमने लिखा और इसके पार्श्व, पार्श्व यानी कि साइड, बगल, अभी इससे पहले बताया था, तो पार्श्व बिंदु वाला वर्ण भी कहा जाता है किसे? विसर्ग को। ठीक है, पार्श्व, पार्श्व मतलब बगल से में जो बिंदु लगे हुए हैं वाला वर्ण कहा जाता है विसर्ग, और विसर्ग भी किस में आता है? अयोग वाह के अंतर्गत आता है। यहां हमारी वर्णमाला समाप्त हुई। हाँ, कल कुछ सवाल किए गए थे, स्टूडेंट्स के कुछ सवाल आए थे, उसका जवाब दे दिया जाता है। देखिए, ये रजत सिंह मेहरा का सवाल था कि मैम लूसेंट की बुक में स्वर की संख्या 13 दी गई है। ठीक है, बता दिया जाता है कि लूसेंट की बुक में स्वर की संख्या 13 दी गई है और हमने बताई थी 11, है ना? यही तो सवाल है, थोड़ा सा देख लेते हैं। वही देखिए,
यहाँ बता दिया जाता है, छोटा अ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री से ऋषि, ए से ए, आई, ओ, औ। ये बात आती है। ये स्वर हैं 13। लेकिन फिर अभी यही वाली बात आई थी अयोगवाह की स्थिति। अयोगवाह में हमने क्या बात की थी? एक तो ये अंगः और अह। जो इंसान स्वतंत्र होगा, जो अपना मन मोला होगा, मस्त मोला होगा, वो दूसरे की भी सहायता एकदम आराम से करेगा। ये बात है, ठीक है। और जिसके पास पहले से ही भार है वो कैसे संभालेगा दूसरे की जिम्मेदारी? सवाल था ये किसका था? रजत सिंह मेहरा का सवाल था। बहुत अच्छा सवाल किया कि मैम लूसेंट में तो 13 दे रखे हैं, आपने 11 स्वर बताए। तो समझ लीजिए भाई अपने आप में स्वतंत्र हैं, 11 स्वर हैं और 11 ही स्वर क्या है अपने में स्वतंत्र हैं। हो सकता है कि अगर कोई कंडीशन मुश्किल आ जाती है तो ये संभाल लें और जो व्यंजन है वो शायद संभाल ना पाए। अब स्थिति आती है कि इन्हें तो इसमें भी जोड़ा गया है। देखिए यदि हम बात करें क वर्ग की, क वर्ग ने कह दिया कि भाई मेरे पास तो 5 ही वर्ण रहेंगे, बस मैंने तो क वर्ग अपना तैयार कर लिया। तो च वर्ग कहता है कि मेरे भी 5 है, मैंने भी तैयार कर लिया। ट वर्ग कहता है मेरे पास भी 5 है, मैं भी एडजस्ट नहीं कर सकता। और उसके बाद में त वर्ग भी यही कहता है कि मेरे पास भी 5 है, भाई मैं क्यों एडजस्ट करूँगा, मैं भी एडजस्ट नहीं कर रहा। प वर्ग कहता मेरे पास भी 5 है, मुझे भी कोई ऐसी खास ज़रूरत नहीं पड़ी। अब ये दोनों बेचारे जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? ठीक है, कहाँ जाएंगे? अंतस्थ व्यंजन का अपना जोड़ा बना हुआ है, ऊष्म व्यंजन का अपना जोड़ा बना, द्विगुणी अपने साथ साथ है बिल्कुल, ठीक है ना, कि बस हम दोनों ही सही हैं। अब इनकी स्थिति कहाँ जाएगी? तो विद्वानों ने सोचा कि भाई एक काम कीजिए, जो ये स्वतंत्र है ना, ये संभाल लेंगे इनका भार। तो एक काम करो, आप इन्हें स्वरों में ही रख दो। तो जो 11 स्वर थे, जब ये 2 आ गए तो इनकी गिनती कितनी हो गई? 13 हो गई। लेकिन साथ साथ इन्हें एक नाम मिला कि अगर कभी इनकी पहचान करनी हो इन दोनों की तो आप अयोगवाह पढ़ लेना। ये अयोगवाह स्वर दे रहे हैं हम आपको, ठीक है। वैसे जो आप स्वर देखेंगे वो 11 ही हैं, लेकिन अब मैंने कहानी आपको बता दी है कि इनकी क्या स्थिति रही। तो बेहतर ये है कि अब ये यहाँ पर खुश हैं, ठीक है। अगर लूसेंट में लिखा हुआ है 13 स्वर तो कुछ भी मुश्किल नहीं है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो 11 वो हैं और 2 अयोगवाह हैं, ये स्थिति रहेगी। अब और कोई सवाल? हाँ, अगला सवाल था रमन सलूजा का सवाल था कि उच्चारण के आधार पर संधि के भेद करें तो ह्रस्व दीर्घ के साथ तीसरा भेद प्लुत स्वर होता है, ठीक है, प्लुत स्वर। और इसी के साथ साथ एक सवाल और भी था, कमेंट बॉक्स में बताया गया था। ये किसने किया था? ये शहरीकरणवाल हैं स्टूडेंट। इन्होंने कहा कि उच्चारण के आधार से वर्गीकरण 3 प्रकार के होंगे, तो फिर प्लुत स्वर कहाँ जाएगा? अब प्लुत समझ लीजिए थोड़ा सा। देखिए हमने बात की थी जो उच्चारण के आधार पर होता है ना, वो मुख्य रूप से 2 स्वर होते हैं। एक तो हम ह्रस्व की बात कर दें, ह्रस्व, और एक होते हैं दीर्घ। और ह्रस्व में हमने बात की थी अ, ई, उ और री भी इसमें शामिल होता है, ठीक है। दीर्घ में बाकी जितने भी बचे 7 जो बचे हैं आ, ई, उ वाली स्थिति आ जाएगी। ए आई ओ औ भी आ जाते हैं इसमें, ठीक है। ए आई ओ औ भी इसी में आ जाते हैं, ए आई ओ औ भी आ जाते हैं। अब सवाल यह था कि प्लुत स्वर कहाँ जाएगा? प्लुत स्वर क्या होता है, इसको जान लेते हैं थोड़ा सा, प्लुत स्वर के बारे में। प्लुत स्वर क्या होता है? आपने हिंदी में मानक और अमानक पढ़े होंगे कि मानक वर्ण अलग कर दिए गए हैं, अमानक वर्ण अलग कर दिए गए हैं। कुछ शब्द जो संस्कृत में प्रयोग में लाए जाते हैं वो हिंदी में नहीं लाए जाते, ठीक है ना। इनका प्रयोग हिंदी में बहुत ज़्यादा होता है, ह्रस्व का भी होता है और दीर्घ का भी होता है। तो ये दोनों उच्चारण के आधार पर 2 ही होते हैं,
ह्रस्व जिनमें क्या होता है उच्चारण में कम समय लगता है, और एक स्वर ऐसे होते हैं जिनमें ज़्यादा यानी कि दीर्घ लंबा समय लगता है। लेकिन प्लुत स्वर की स्थिति क्या है, इसको वैसे ही समझ लीजिए अलग से आता है। प्लुत स्वर का प्रयोग जो है, सीधी सी बात यह है कि प्लुत स्वर का प्रयोग हिंदी में नहीं होता। अब क्या है, जैसे हम कहते हैं कि राम, चलिए राम भी नहीं तो हम ओम बोलते हैं। ओम, ओम में क्या होता है ओ, और ये आपने देखा होगा संस्कृत में ओम, इसको तो बहुत ही लंबा खींच दिया, यानी कि 3 देख रहे हैं, 3 मात्रा का समय लगा इसमें 3 मात्रा का समय लगा, अति दीर्घ हो गया ये। तो ये जो है ये प्लुत स्वर कहलाता है। मगर मैंने कल इसलिए नहीं बताया था क्योंकि ये संस्कृत में प्रयोग होता है, हिंदी में प्रयोग इसका नहीं होता है। बात को समझे? ठीक है, ह्रस्व दीर्घ बस यही, या तो कम समय लगेगा या ज्यादा समय लगेगा, लेकिन इसकी स्थिति जो आती है वो संस्कृत में आती है। जैसे ओम, हम राम लिख दें, राम को हमें दीर्घ करना है तो हम क्या करेंगे, ये वाली स्थिति बना देंगे राम, इसमें 3 मात्रा वाला समय लगेगा, तो जाएगा तो ये भी दीर्घ में ही। बस फर्क ये है कि ये जो दीर्घ स्वर है ये हिंदी में प्रयोग में लाए जाते हैं, और जो ये प्लुत स्वर है इसका प्रयोग हिंदी में नहीं होता है, ये संस्कृत में प्रयोग में लाया जाता है। बस इतना सा फर्क है, ठीक है ना। अब मैंने आपको ये बताया था, इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता दिया था मैंने कि भाई इन्हें संयुक्त स्वर भी कहा जाता है और इन्हें संधि स्वर भी कहा जाता है, क्योंकि ऐसा प्रश्न आ सकता है कि संधि स्वर कितने हैं, स्वर पूछे जा रहे हैं वो भी संधि स्वर, या फिर संयुक्त स्वर कितने हैं। तो बहुत से क्या करते हैं, संयुक्त व्यंजन समझ बैठते हैं, तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। आई होप कि आपको ये आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर नहीं फिर भी समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। आगे आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। आपको ये क्लास कैसी लगी फ्रेंड्स सभी बताइएगा, और प्लीज़ लाइक शेयर एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है।